हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि चांद। वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो हमने क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स तक। अगर अब इस चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। तो हमने ग्रेविटेशन से क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो उस चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने कंप्लीट किया था। हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स तक। तो आज हम देखने वाले हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चेंजेस इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कहाँ पे एक्सेलरेशन, मतलब कौन से फैक्टर एक्सेलरेशन पे इफेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू पे। उसके बाद देखेंगे मास और वेट का डिफरेंस। ठीक है, तो हमारा चैप्टर कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया है? ग्रेविटेशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था, पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स तक। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहती है? ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो अर्थ जो फोर्स, उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उस पर जो फोर्स लगाती है, जिस फोर्स से वो सारे ऑब्जेक्ट को खुद की तरफ खींचती है, उसे कौन सी फोर्स कहते हैं? अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, वहां तक समझ में आया? अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अकॉर्डिंग हमें ये पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, a force acting on an object results in an acceleration. Force equal to m into a. हमें पता है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रही है तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन में वो कन्वर्ट करती है। कंसिडर करो ये मेरे पास पेन है, अब इस पे कोई फोर्स नहीं है, ये स्टेशनरी है। ये पेन है, ये मेरे हाथ पे है, इस पर कोई फोर्स नहीं, अभी ये रेस्ट में है। अगर मैंने इस पेन पे फोर्स लगाई और इसे ऊपर खींचा, मतलब इसको यहाँ से ऊपर लिया, तो इनिशियली ये रेस्ट में जब थी तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी? 0। मैंने इसको उठा के ऊपर कुछ डिस्टेंस पे ला के रखा, तो इसमें कुछ स्पीड में, इसके वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आए। इनिशियली 0 थी, उसके बाद वो एक्सेलरेट हो गई ना, तो फोर्स रिजल्ट इनटू एक्सेलरेशन। मैं इसमें फोर्स एक्ट कर रही हूँ तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। देयरफॉर हमें न्यूटन सेकंड लॉ से क्या समझ में आया? किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एक्ट होती है तो वो एक्सेलरेशन में क्या, वो उस ऑब्जेक्ट पे क्या प्रोड्यूस होता है? फोर्स प्रोड्यूस होता है। अभी देखते हैं, इसे यहाँ तक समझ में आया? अभी और ये एग्जांपल कंसीडर करो। एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक कुछ तो ये बॉल है, इसकी हाइट है h। अगर मेरे पास एक बॉल यहाँ पे है, मेरे पास एक बॉल है, मैंने इस पॉइंट पे रखा, तो अभी तो इस सिचुएशन में वो इस पॉइंट पे है, तो वो रेस्ट में है, उस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट करे, तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। ओके, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से नीचे फेंक देती हूँ तो इनिशियली तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, अभी उसके पास कुछ तो वेलोसिटी आएगी, तो वो मतलब कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ना उसके पास, वो नीचे जैसा नीचे गिरता है तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सेलरेशन। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो रहा है? एक्सेलरेट। ठीक है, अभी देखो ये कुछ तो हाइट पे है, h हाइट पे, तो अर्थ कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट पे ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो उस पर कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, उसे नीचे खींच रही है। ठीक है, यहाँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी देखो मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मैंने अगर इसे छोड़ दिया तो वो नीचे गिर रही है। अब इस पॉइंट पे मैंने जब इसे छोड़ती हूँ इसे नीचे, तो इस पे कौन सी फोर्स एक्ट होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए ये पेन कैसे गिर रही है? नीचे गिर रही है। तो इनिशियली यहाँ इस पॉइंट पे, अभी मैं इस पेन को होल्ड करके रख रही हूँ, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब मैं इसे छोड़ती हूँ तब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, नीचे जा रही है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना। इनिशियली 0 था, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि अर्थ इस ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स से उसे नीचे खींच रही है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अभी हम आगे का देखते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अभी आप आगे का देखते हैं। हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या रहता है, हमने डिराइव किया था। G इक्वल टू F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू G, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? r स्क्वायर। अभी देखो, ये मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। अभी देखो, ये है अर्थ, इसका मास है m1, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट, मतलब ये m2 है। तो ग्रेविटेशनल का फार्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी देखो, अर्थ के मास में इस ऑब्जेक्ट का मास कैसा रहता है? निग्लिजिबल। अर्थ के कंपेयर में इस ऑब्जेक्ट का मास कैसा रहता है? निग्लिजिबल। इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर नहीं करते। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया हमने क्या बोला? अर्थ के सामने इस ऑब्जेक्ट का मास निग्लिजिबल है, इसे हम निग्लेक्ट करते हैं। अभी देखो, यहाँ पे जो फार्मूला है, एक्सेलरेशन किस ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे। हाँ, तो यहाँ इसका मास है, तो यहाँ पे एक मास ये है और एक मास ये है, तो हम अर्थ के मास को कैपिटल M लिखते हैं। ठीक है, तो m की जगह हम कैपिटल M लिखेंगे, और ये जो स्मॉल m है इसे ऐसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम इक्वेट करते हैं। ये फार्मूला किसका फार्मूला है? ग्रेविटेशनल का फोर्स का। और ये फार्मूला हमने कैसे, ये फार्मूला किसके लिए है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसा हुआ, पर यहाँ फोर्स कौन सी लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस वजह से हम इसको और इसको इक्वेट करते हैं, मतलब कंपेयर करेंगे। m इंटू ए G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इस m से इस m को कट करते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है? G m अपॉन r स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, देयरफॉर हम इसे G से रिप्रेजेंट करेंगे, G m अपॉन r स्क्वायर। तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या मिला? G कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? अभी देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट रिजल्ट इनटू एक्सेलरेशन।
अभी ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स एक्ट हो रही है। कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है? जो इसे डाउनवर्ड खींच रही है। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए हमने फार्मूला क्या लिखा था? F इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब एक्सेलरेशन। अभी ये जो m है वो क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये मास का ऑब्जेक्ट। सेकंड फार्मूला क्या है? F मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी। F इज इक्वल टू जी एम m1 अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक? अभी हम इसे और इसे इक्वेट करते हैं, तो इस m से इस m कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो है वो भी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली? G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके लिए हमें इसे जिसे रिप्रेजेंट किया, G इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया? जब हम इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी मिलती है? G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अभी हम देखते हैं वेरिएशन इन G, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहाँ पे क्या डिफरेंस आता है उसमें। वेरिएशन इन G। अभी देखो, अर्थ का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। क्यों नहीं है? जब अर्थ उसके एक्सिस के अराउंड जब रोटेट होती है तो वो इक्वेटर पे थोड़ी सी बल्ज हो जाती है और पोल पे थोड़ी फ्लैट हो जाती है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा निकलता है? ऐसा, इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज और पोल पे थोड़ा फ्लैट। ठीक है, अभी ये देखिए सेंटर ऑफ अर्थ है और है रेडियस पोल तक और है इक्वेटर। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अभी देखो वेरिएशन जी, हमें फर्स्ट वेरिएशन इन जी कहाँ पे देखना है? पोल पे देखना है और इक्वेटर पे देखना है। अभी पोल देखते हैं। पोल थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब उसकी रेडियस होगी थोड़ी सी कम। नॉर्मली जो अर्थ की रेडियस है उससे थोड़ा रेडियस यहाँ पे होगी कम। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है? G इज इक्वल टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो G से जो डिस्टेंस है वो कैसा प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो G इज इक्वल टू क्या होगा? G M अपॉन आर स्क्वायर। अगर R रिड्यूस हो रहा है, मतलब R की वैल्यू कम हो रही है, रेडियस कैसी है? कम है, R की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो G की वैल्यू कैसे होगी? बढ़ेगी। तो G, therefore G increases at pole. The value of acceleration due to gravity increases. Okay, अभी इसके बाद है इक्वेटर पे। अभी इक्वेटर पे क्या हो रहा है? आर की वैल्यू बढ़ रही है। G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? रिड्यूस होगा। ओके, तो इक्वेटर पे क्या होगा? डिक्रीज। ड्यू टू ग्रेविटी decreases at इक्वेटर। समझ में आया? वेरिएशन इन जी,
पोल पे क्या रहती है, पोल पे रेडियस कम रहती है, पोल पे रेडियस कम रहती है, इसके लिए जी की वैल्यू बढ़ जाती है। इक्वेटर पे आर की जो वैल्यू है, रेडियस है, वो बड़ी है, मतलब ज्यादा है, इसके लिए जी की वैल्यू कम है। ठीक है, पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस, whereas एट इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पोल पे इंक्रीज हो रही है और इक्वेटर पे डिक्रीज हो रही है। अभी सेकंड पॉइंट है विथ इंक्रीज इन हाइट। अभी देखो, ये अर्थ है, ये हो गई आर रेडियस। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ाती है तो आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। हाँ, आर की वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू, जैसे जैसे हम हमारी हाइट इंक्रीज करते हैं वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। yes. अभी थर्ड है विथ डेप्थ। अभी देखो, जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए ना, क्योंकि रेडियस तो कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ तो आर रिड्यूस हो रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझो। जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, कंसिडर करो हम यहाँ इस पॉइंट तक आ गए, जब हम यहाँ आते तो हम पे सारा पूरी अर्थ फोर्स एक्ट कर रही थी। इस पॉइंट पे जब हम आ रहे हैं तो सिर्फ इतना पोर्शन अर्थ का डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो जो अर्थ का मास फोर्स एक्ट करता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रिड्यूस हो जाता है। इसके लिए इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज विथ डेप्थ। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी हमने, वेरिएशन इन जी क्या है, पोल पे इंक्रीज है, इक्वेटर डिक्रीज, उसके बाद विथ हाइट एंड विथ डेप्थ आल्सो। ठीक है, समझ में आया इतने पॉइंट। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी हमने क्या क्या पढ़ा, पोल पे कैसा, पोल पे क्या रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाती है, इक्वेटर पे डिक्रीज होती है, जैसे हम हाइट बढ़ाते हैं वैसे भी डिक्रीज होती है, और विथ डेप्थ जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अभी इसके बाद देखते हैं हम मास और वेट का क्या डिफरेंस है।
मास और वेट। अभी देखो मास क्या रहता है, मास द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, वो रहता है मास। मास का यूनिट क्या है, केजी, और मास हर जगह पे रहता है कांस्टेंट। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अर्थ पे 40 केजी है, वो अगर मार्स पे जाएगा तो वहां पे क्या रहेगा, 40 केजी। अगर वो मून पे जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, 40 केजी। मतलब जो मास की वैल्यू है, मतलब मास मतलब क्या रहता है, द मैटर विच प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, वो रहता है मास, और उसकी वैल्यू हर जगह रहती है कांस्टेंट। मास क्या है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, और इसका यूनिट क्या है, केजी। और वेट क्या रहता है, द फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। ओके, द फोर्स विच इज एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो हम वेट का फार्मूला क्या है, तो हमें वेट क्या लिखते हैं, एफ इंटू एम। एम मतलब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी होती है। अभी देखो, जो अर्थ पर, अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ कुछ तो वेट होगा, तो सेम वेट मून पे होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो है कम। अर्थ अर्थ के कंपेयर में जो मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है वो क्या रहती है, 1/6 ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के 1/6 जो फोर्स है वो मून पे एक्ट करती है। मतलब अगर पर्टिकुलर कुछ वेट ऑब्जेक्ट का यहाँ होगा तो उससे कम वेट कहाँ पे होगा, मून पे। क्यों मून पे होगा, क्योंकि मून पे अर्थ के कंपेयर में कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है। द फोर्स द फोर्स विथ द फोर्स विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। और वेट का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन। यहाँ पे केजी और जी। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन इन जी, और मास और वेट का डिफरेंस पढ़ा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने फार्मूला क्या निकाला था, जी इज इक्वल, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएशन इन जी वैल्यू कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरिएशन इन जी पोल पे क्या थी, इंक्रीज, और जो बाकी के सारे जो थे इक्वेटर विथ इंक्रीज इन हाइट और विथ गोइंग विद द डेप्थ, सारी जगह क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। उसके बाद हमने देखा मास और वेट का डिफरेंस। मास क्या रहता है, द अमाउंट ऑफ मैटर विच प्रेजेंट इनसाइड द ऑब्जेक्ट, और वेट क्या रहता है, द फोर्स ऑफ विच एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट रहता है, वेयर एज द फोर्स चेंजेस। ठीक है, thank you. If you really like this lecture, make sure you subscribe and share as much as you can do. Thank you, and subscribe for the more such videos, and share. Thank you.